हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी के हालात में अभी जब हम मई महीने के अंत तक आ रहे हैं, 1 जून को चुनाव का अंतिम चरण है और इस बीच अभी चुनाव का प्रचार थम चुका है। पर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ये साधना के नाम पे और मेडिटेशन के नाम पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के मंदिर में बैठे हैं, जहाँ बहुत सारे कैमरे और करीब 3000 सैनिक उनकी सुरक्षा में हैं। और सुबह से जो उनके पोज आ रहे हैं वो काफ़ी एक चौंकाने वाले हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमें मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन करने का तो मुख्य उद्देश्य होता है कि हम शांति चाहते हैं, हम खुद को शांति देना चाहते हैं। और जो लोग ईश्वर में मानते हैं, वो इस मौके को देखते हैं कि ये ईश्वर से हमारे संपर्क का एक महत्वपूर्ण साधन है। पर उसके उलट हो ये रहा है कि हर आधे घंटे में नया एक वीडियो आता है, फ़ोटो आता है और उस फ़ोटो के आधार पे ये कहा जा सकता है कि ये बार-बार कैमरे का एंगल, खुद की पोज़ीशन, खुद का जो बैठने की जगह है और खुद के खड़े रहने की जो जगह है, उसको बार-बार ये बदल रहे हैं। खैर, ये 45 घंटे का ये मेडिटेशन इसको कहा गया है, पर मुख्य रूप से इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे कल चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था और आने वाले कल को चुनाव है, तो इस बीच कोई प्रचार नहीं होना चाहिए, ऐसा था। तो ऐसा लग रहा है कि इस बीच, क्योंकि वैसे तो प्रचार नहीं कर सकते, तो अगर मेडिटेशन के लिए प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, तो पूरे देश का ध्यान टीवी मीडिया खास तौर से इसको एक प्रकार से रिले करता रहेगा और देश का ध्यान उनकी तरफ जाएगा। अब ये बात तो सही है कि इस प्रकार से जो टीवी के माध्यम से लगातार उनका इमेज रिले हो रहा है, वो इमेज जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है और एक प्रकार से ये भी चुनाव का एक प्रचार है। तो चुनाव के प्रचार को इस प्रकार से, क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी मोदी जी के बात से ही चलता है और आज कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि हमने करीब 117 शिकायतें इलेक्शन कमीशन को दी, पर उसमें से ज़्यादातर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ऐसे ही मेरे ख्याल से कल कांग्रेस के बहुत सारे नेता जाकर इलेक्शन कमीशन को मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये मोदी जी का जो मेडिटेशन है, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। 1 तारीख को चुनाव हो जाएगा, उसके बाद वो मेडिटेशन कर सकते हैं और तब तक जो मेडिटेशन करेंगे, ये मेडिटेशन के बदले मीडिया अटेंशन ज़्यादा होगा, ऐसा कई लोगों को लगता है, जिसमें सच्चाई भी है। जिस प्रकार से हमारा टेलीविज़न मीडिया, गोदी मीडिया ये इन चीज़ों को प्रसारित कर रहा है, तो उससे तो निश्चित रूप से ये इसको एक महान काम बताकर कई मीडिया एंकर्स इसको एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि देखो मोदी जी ने कितना एक गौरवमय काम किया कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे कर रहे हैं, विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ा-सा मुझे लगता है कि विवेकानंद जी और नरेंद्र मोदी वैसे तो दावा करते हैं कि वो विवेकानंद के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, पर वास्तविकता ये बात है कि न विवेकानंद जी ने जो बात कही थी वो ये थी कि जब वो समय आएगा कि कोई व्यक्ति दूसरे धर्मों से नफ़रत करता है, तो वो एक बहुत दयनीय क्षण होगा। यानी आप खुद के धर्म की बात करो, पर आप जब दूसरे धर्म के मानने वालों से नफ़रत करोगे, तो आपकी हालत काफ़ी दयनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि मोदी जी की पूरी राजनीति इस दौरान हमने जो इलेक्शन कैंपेन में देखा, लगातार लगातार वो एक ही काम कर रहे थे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की आलोचना, इसको कहना कि ये मुस्लिम लीग का इसमें झलक दिखाई देती है और उनके हर एक जो गारंटी है, हर एक जो न्याय की बात है, हर एक प्रकार का न्याय है, उसमें एक ही बात कहते रहे कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन फिर से सत्ता पे आ गया, तो वो संविधान बदल के जो आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी का है, उनका निकाल के ये मुसलमानों को दे देगा। फिर जो बातें राहुल गांधी ने एक अच्छे तरीके से कही
कि हम देश का एक्सरे करना चाहते हैं, उसका उन्होंने भ्रमित करके उसको कहा कि एक्सरे इसके लिए है कि आपके बाजरे के डब्बे में कितने गहने छुपे हुए हैं और कहाँ आपकी संपत्ति है, उसको लेकर ये उन लोगों में बाँट देंगे, जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, जो घुसपैठिए हैं। और इसी के पहले उन्होंने मनमोहन सिंह का वो बयान भी बता दिया, गलत कोट किया कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। आज मनमोहन सिंह जी का पत्र भी आया, जहाँ उन्होंने क्या कहा था, वो बिल्कुल स्पष्टता से कहा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी पे धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया और मेरा जो कहना था वो सच्चर कमेटी के बाद ये था कि देश के संसाधनों पर जो यहाँ के गरीब हैं, मजदूर, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, उनका पहला अधिकार है। मैंने केवल मुसलमानों की बात नहीं कही थी, एक व्यापक पॉलिसी की बात कही थी। तो खैर इसको भी उन्होंने उल्टा कर दिया और उस पर आलोचना करने लग गए। फिर उन्होंने बात की कि भाई अगर आपके पास 2 भैंसें हैं, तो 1 भैंस सरकार ले जाएगी। अगर आपके पास 4 कमरे हैं, तो 2 कमरे सरकार ले लेगी। यहाँ तक कि आपके मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेंगे, वो मुसलमानों के बीच में बाँट देंगे। तो खैर इस प्रकार से ये चीज़ें कहने वाला व्यक्ति जब विवेकानंद के सामने बैठकर मेडिटेशन कर रहा होगा, तब वो क्या सोच रहा होगा? अगर विवेकानंद जीवित होते, तो वो इन ऐसे व्यक्ति से क्या सवाल पूछते? तो यही विवेकानंद जी ने तो यही कहा था कि मैं उस धरती से, उनका शिकागो स्पीच में उन्होंने यही कहा था कि मैं उस धरती से आता हूँ जिसमें जिसमें सभी धर्मों के लिए बराबर की जगह है। उनकी शिकागो की स्पीच फेमस क्यों है? इसी बात के लिए फेमस है। और आज मोदी जी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो इसके पूरा उलट अल्पसंख्यकों का हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन और उनके बीच में एक बहुत गहरा डर कि क्या होगा उनके भविष्य में। और जैसे इतने दिनों तक हुआ, एक सीए आ गया, उसके विरोध में शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, फिर भी वो सीए लगाने पर उतारू हैं और उसी के चलते बाद में दिल्ली में दंगे भी करवाए गए। तो जो व्यक्ति इतना एक हर चीज़ को हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखकर मुसलमानों का अपमान करने के लिए उतारू रहता है, वो व्यक्ति किस प्रकार से विवेकानंद की मूर्ति के सामने बैठकर ये कर सकता है, इसके लिए मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि विवेकानंद ने जाति व्यवस्था के भी खिलाफ लिखा। विवेकानंद जी ने ये अलग धर्मों की एकता के बारे में भी लिखा और आखिर में तो उन्होंने ये कहा कि जो सबसे बड़ी बात है, जिसका पेट खाली है, उसके लिए धर्म कोई मायना नहीं रखता। यानी सबसे बड़ी बात कही उन्होंने, गरीबों की सेवा करना, उनका सशक्तिकरण करना, यही असली इंसानियत का धर्म है। तो उनके इतने महान विचारों के सामने जो आज ये पिछले 10 साल से हम नीतियाँ देख रहे हैं, ये उसकी पूरी विरोधाभासी हैं। तो ये जो इन्होंने उपक्रम चालू किया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर, एक तरफ से तो ये हमारे ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके विरोध में जाता है। ये बहुत एक, और इसका मैंने अभी पढ़ा कि इसकी तैयारी पिछले 3 महीने से हो रही थी। मार्च महीने में वो कोई वहाँ गया था, तो उसने तब से देखा कि इस प्रकार की विशेष तैयारी हो रही है। यानी ये इनकी योजना का एक भाग था कि ये इस दिन को भी कैसे चुनावी अ, लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करें, टीवी के पर्दे पर बने रहें। तो ये एक तरफ है और दूसरी तरफ विवेकानंद जी के इस स्मारक को इसके लिए चुनना, ये मेरे लिए बहुत एक पीड़ा का विषय है। क्योंकि विवेकानंद जी के जो सिद्धांत थे, वो बहुत मानवता वाले थे, वो गरीबों के लिए सहानुभूति वाले थे। इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके गरीबों की सेवा के लिए लोगों को आह्वान किया। और आज जो हम देख रहे हैं कि आज समाज में ऐसी नीतियाँ चल रही हैं, जिससे अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। और उसके सामने अभी हम 4 जून का इंतज़ार कर रहे हैं कि 4 जून को क्या होगा? क्या वो मूल्य बचेंगे जो हमारे संविधान के हैं? क्या वो मूल्य बचेंगे जिसमें सबको न्याय देने की बात की गई है? वो विद्यार्थी हो, युवा हो, स्त्रियाँ हों, आदिवासी हों और समाज के अलग तबके हों,
क्या उनको न्याय की बात मंजूर की जाएगी या वो विभाजनकारी राजनीति फिर से सत्ता पर आएगी, जिसने एक तरफ अमीरों को प्रोत्साहन दिया है, अमीर ज़्यादा अमीर हुए हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हुए हैं, समाज के अलग-अलग तबकों के बीच में जो खाइयाँ हैं, वो बढ़ गई हैं, समाज में डिवाइसिव बाँटने वाली राजनीति ज़्यादा मजबूत हुई है। तो ये 2 विकल्प आज भारत के सामने खड़े हैं। एक तरफ वो विकल्प है जो भारतीय संविधान पर चलकर सब लोगों को जोड़ना चाहता है और एक भ्रातृभाव से एक सद्भावना से सब लोगों को मिलकर देश की प्रगति करना चाहता है। और दूसरी तरफ वो राजनीति है जिसने पिछले 10 साल से ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिससे हमारे समाज में अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच में खाइयां बढ़ी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 4 जून का दिन हमें निराश नहीं करेगा और हमें देश को ऐसे रास्ते पर ले आएगा जहां हम फिर से एक चैन की, सद्भावना की नीतियों को सामने लाकर एक अच्छे समाज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ कि आज जिस प्रकार की चीज़ें हमें चिंतित कर रही हैं, उससे दूर जाने की बहुत ज़रूरत है और वो दूर जाकर उन मूल्यों पर आने की ज़रूरत है, जिसके आधार पे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने भारत की एक कल्पना रखी और उसी कल्पना को मजबूत करके हम चले। आपका बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।